गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जैसा कि मैंने कल तुम्हें बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसी का आज चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक 1 आज हम पढ़ेंगे, पहला विश्व युद्ध और असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा उसका मैं बता दूं तुम लोगों को कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भारत तो उपनिवेशवाद के उसमें था ही, भारत में अंग्रेजों का ही कब्जा था। और उस समय क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन लोगों को, अंग्रेजों को सिपाहियों की जरूरत पड़ी, तो जबरदस्ती किसानों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। और क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो उस समय बहुत खर्चा भी हुआ, बहुत से कर्जे भी लिए गए, तो हर तरीके से भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा परेशानी का मातम छा गया था। इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज सरकार थी, इन्होंने सीमा शुल्क बढ़ा दिए, आयकर बढ़ा दिए, यानी सब तरीके से जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो पिसने लगे और युद्ध के नाम पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें बहुत दुगनी हो चुकी थी, खाने पीने की चीज़ें में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके थे। जैसे मैंने बताया कि किसानों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया क्योंकि उनको युद्ध करने के लिए सिपाही चाहिए थे। फिर 1918 से 1919 और 1920 से 2021 तक देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। कहते ना, जब मुसीबत आती तो हर तरीके से आती है, अंग्रेजों का दबाव, ऊपर से फसल भी खराब हो गई 1920-21 में। और उससे क्या हुआ कि उस वजह से खाद्य पदार्थों में और ज़्यादा कमी हो गई, अभाव हो गया, क्योंकि उस वक्त तो बफर स्टॉक और ये सब तो होता नहीं था, जो होता था बस वो यूज़ हो जाता था। तो फसल खराब हो गई तो और ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की कमी हुई, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और उसी वक्त 1920-21 में ही, अभी 2020-21 चल रहा है ना, 100 साल पहले एक फ्लू की बीमारी, एक महामारी फैली जिससे 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 120 लाख से ज़्यादा लोग उसके अंदर मारे गए। और उस वक्त तो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी हमारे देश की, तो बहुत लोग उसमें मारे गए। तो हर तरीके से बहुत परेशानी। तो उस वक्त लोगों को ये लगा कि जब शायद ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हो सकता है हमारी परेशानियों का हल निकल आए, हम इस परेशानी से बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका बताया। और नए नेता का नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, महात्मा गांधी थे, और भी बहुत सारे नेता थे उनके साथ। उसी समय ये सामने आए। तो सबसे पहला है इसमें, जब ये सामने आए तो सत्याग्रह का विचार, सत्य प्लस आग्रह, यानी सच के लिए रिक्वेस्ट करना, सत्याग्रह का विचार सामने आया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में थे ना, हम 8th में पढ़ चुके हैं कहानी। दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, वहाँ से ये महात्मा गांधी जो थे 1915 में भारत लौटे। और यहाँ पर आकर जब उन्होंने एक नए तरह से जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, वहाँ पर भी उन्होंने किया था, जन आंदोलन हुआ था ना, नस्ल भेद, वहाँ पे गोरे और काले का बहुत भेदभाव था, तो वो सब उन्होंने किया था। तो ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पूरा तुम्हें मालूम है, मेरठ में पढ़ चुके हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया, पैदल मार्च किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और किसान सबसे ज़्यादा दबे हुए थे उस समय, क्योंकि उनके ऊपर इतना बोझ था कि ज़बरदस्ती अंग्रेज उनसे उगवाते थे फसलें और ले लेके बाहर निर्यात करके बेच दिया करते थे, मुनाफा खुद कमाते थे और इनको बहुत कम कीमत दिया करते थे। तो उन्होंने जब दौरा किया बिहार के चंपारण इलाके में, वहाँ पर नील की खेती वगैरह ज़बरदस्ती कराई जाती थी, तो गांधी जी ने वहाँ के किसानों को तैयार किया कि उन्हें संघर्ष के लिए तैयार होना है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन, यानी पहले बिहार गए फिर गुजरात गए। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। फसल खराब हो गई, ऊपर से फ्लू की महामारी फैल गई, तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन अंग्रेज दबाव डालते थे कि नहीं, टैक्स तो तुम्हें देना ही है, तो उसकी हालत में नहीं थे। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। यानी पहले बिहार गए किसानों के पास, फिर गुजरात गए किसानों के पास, अब वो चले गए फिर से गुजरात गए। पहले वो गए बिहार चंपारण गए, उसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में गए और अब वो अहमदाबाद पहुंचे और वहाँ पर मजदूर, जो मिल मजदूर थे, उनसे मिले और उनसे कहा कि सत्याग्रह आंदोलन हमें करना ही करना पड़ेगा। इस तरीके से जगह जगह देश के हिस्सों में जाकर गांधी जी ने सब लोगों को प्रेरित किया कि जो ये परेशानी है इसका एक ही हल है कि हमें एक होना पड़ेगा और सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरा है रॉलेट एक्ट।
ये एक्ट का थोड़ा सा हम 8th में पढ़ चुके हैं, रॉलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में, यानी 1915 में वापस आए। 4 साल तकरीबन उन्हें 3 साल उन्हें लगे लोगों को तैयार करने में, संघर्ष करने के लिए, और 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। एक एक्ट आया था, ये भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया था। रॉलेट एक्ट कानून था एक, और इस कानून के जरिए सरकार को, यानी अंग्रेज सरकार को, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए कैद करने की इजाजत थी। यानी बिना मुकदमा, जिस पे शक हो जाए पकड़ के डाल दो जेल के अंदर, मुकदमा भी नहीं चलेगा और कुछ नहीं होगा, और 2 साल तक वो जेल में रहेंगे। ये था रॉलेट एक्ट, एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, और इसे 6 अप्रैल को, और इसको फिर लागू कर दिया गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, यानी एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होना था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि जिसके इस एक्ट के मुताबिक ये था कि जो ऐसा कानून बनाया गया था कि 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता। तो इसके खिलाफ आंदोलन जो था वो 6 अप्रैल से शुरू होना था, हड़ताल शुरू होनी थी। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, और बहुत सारे चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन कार्य शुरू कर दिया। अब ज्यादातर दुकानें बंद हो गई, संचार के माध्यम बंद हो गए, मार्केट्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। अब अंग्रेजों के पास तो एक ही हथियार था, दमन की नीति अपनाते थे। अब उन्होंने राष्ट्रवादियों पर दमन का कार्य शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी कि गांधी जी कह रहे तुम दिल्ली में नहीं आ सकते, अगर दिल्ली आओगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। जनरल डायर हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था। तुम लोगों को मालूम भी होगा कि एक बैसाखी का त्यौहार था 13 अप्रैल को, और लोग एक शांतिपूर्वक ढंग से मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे एक बाग के अंदर, जलियांवाला बाग, और उसका एक ही दरवाज़ा था। जनरल डायर को पता था कि वहाँ पर बुजुर्ग, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष सब इकट्ठे थे और काफ़ी भीड़ थी उस बाग में। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गया और बाहर से दरवाज़ा बंद किया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसमें बहुत हमारे देश के लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय को फैलाना चाहता था। ये इसने जनरल डायर ने किया था। तो इस तरीके का एक कुशल दमनकारी या नरसंहार हमारे देश के ऊपर किया गया। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। लोगों को लगा कि आज जलियांवाला बाग में, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, बेइज्जत करना चाहती थी और डराना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा हमारे देश के साथ होता, जमीन पर नाक रगड़ो, जमीन पर घिस घिस के चलो, और जितने जितने भी तुम्हें अंग्रेज दिखेंगे सबको सलाम करना है तुम्हें। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने ऐसा किया तो हमारे देश के लोगों ने भी पलट कर जवाब दिया, लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत सारी हिंसा फैल गई, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, गाँव में नहीं पहुंचा था। अभी सिर्फ शहरों और कस्बों के लोग ही हड़तालें वगैरह कर रहे थे। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे गांव गांव के लोग भी इसमें शामिल हों, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना ही पड़ेगा। जब तक हिंदू मुसलमान अलग अलग रहेंगे तो हम आज़ादी नहीं पा सकते और ना ही हम आंदोलन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि, शांति संधि थोपी जाएगी।
खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। उनके साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। यानी दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत, जैसे असहयोग आंदोलन हमने हिंदी में महात्मा गांधी ने नाम दिया, इन लोगों ने इसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया अंग्रेजों के खिलाफ। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, ये क्वेश्चन बार बार मैथ में आता है कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1920 सितंबर में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। कि उन्होंने कहा हाँ, खिलाफत आंदोलन होना चाहिए, एक असहयोग आंदोलन होना चाहिए। तो असहयोग ही क्यों, 1.3 असहयोग ही क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने उसमें कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। उस वक्त अगर हमारे यहाँ के जो लोग थे बिजनेस के लिए लालच नहीं करते तो अंग्रेज कभी यहाँ नहीं आ पाते। तो महात्मा गांधी ने यही कहा कि ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर स्थापित हुआ, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल भी पा रहा, क्योंकि अंदर अंदर बहुत से हिंदुस्तानी अंग्रेजों से मिले हुए हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें और साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब कैसे सहयोग कर रहे थे? कपड़े जो थे अंग्रेज इंग्लैंड से बनवा के लाते थे, यहाँ बेचते थे, इंडिया में लोग खरीदते थे वो। और भी बहुत सी चीज़ें बाहर से आती थी, यहाँ लाके बेची जाती थी। तो इस तरीके से हो रहा था। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। यानी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने जो भी ओहदे हमारे देश के लोगों को दिए हैं उन सबको हमें वापस कर देना चाहिए कि हमें तुम्हारी तरफ से कोई ओहदा नहीं चाहिए। उसके बाद सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि सब जगह अंग्रेजों का ही था। इन सब का हमें बहिष्कार करना है, खिलाफत करनी है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चला और गांधी जी और शौकत अली ये पूरे देश का भ्रमण करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, यानी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था। वो नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर टू दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, वो सितंबर में हुआ था कोलकाता में, और नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था, एक समझौता और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों के ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया है टॉपिक 1 वो पूरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट कर दिए जाएंगे, वो इसी पीरियड में भेजने तुम लोग को। बार बार कहा जा रहा है अटेंडेंस का ध्यान रखना। बार बार अटेंडेंस हर पीरियड में नहीं भेजनी, सिर्फ सुबह भेजनी है अटेंडेंस। और बार बार हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। कोई भी टीचर चेक कर लेगा कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट भेज दियो और क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। 10th क्लास है, बहुत ध्यान रखना है, साथ साथ पढ़ते जाना है। ऑल द बेस्ट।